रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं, ठीक है सर सुनिए ना सर। सर हाँ बोलिए। सर उस सरप्राइज पैकेज लेके नहीं आइएगा सर एग्जाम में सर। ठीक, कौन सरप्राइज पैकेज? चलिए आप बात नहीं कीजिए। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस किए, कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। कंपोनेंट ऑफ सीपीयू में देयर इज ए कंट्रोल यूनिट, ALU एंड रजिस्टर्स। तो एक भी कंट्रोल डिस्कस किए कि नहीं कंपोनेंट? क्या बोले? कंपोनेंट में कोई डिस्कस हुआ है कि नहीं? कंट्रोल यूनिट, ALU। बस वो न्यूमन आर्किटेक्चर बता रहे थे, वो लाइन बना के। अच्छा ठीक ठीक। नहीं सर, कुछ नहीं हुआ इसमें। सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे। हाँ, सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन में वन न्यूमन आर्किटेक्चर डिस्कस किए थे, क्योंकि वन न्यूमन ने 4 कंपोनेंट को बोला था। यहाँ हम लोग कंपोनेंट ऑफ सीपीयू की बात कर रहे हैं, तो सीपीयू भी एक कंपोनेंट था। वन न्यूमन ने क्या किया, कंप्यूटर को एक मॉडल तैयार किया, यानी कि आपके कंप्यूटर का एक मॉडल वन न्यूमन ने दिया। उस मॉडल में उन्होंने सीपीयू, आपका मेमोरी और इनपुट आउटपुट, ये 4 कंपोनेंट को मेन कंपोनेंट कंप्यूटर का बताया, जिसमें मेमोरी जो था वर्किंग मेमोरी रैम को कहा गया, क्योंकि रैम एक्चुअली आपका जो प्रोसेस स्टेट हम लोग डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें रैम इज द पर्टिकुलर एलोकेशन वेयर द न्यू बॉर्न प्रोसेस इज एलोकेटेड फॉर एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन के लिए एलोकेट होता है, क्योंकि वहां से आपका रनिंग स्टेट में मूव होना होता है उसको। तो बिफोर मूविंग टू द रनिंग स्टेट, योर प्राइमरी मेमोरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेशन ऑफ द प्रोसेस and there is certain data structure work. That data structure is queue. So ready queue is maintained by the primary memory, and new state is the state where the process is created. आपका जो प्रोसेस क्रिएट होगा वो प्रोसेस, तो न्यू स्टेट आपका कोई भी प्रोसेस कहाँ से क्रिएट होगा? सेकेंडरी मेमोरी से, क्योंकि आपका जो प्रोग्राम है वो सेकेंडरी मेमोरी में है। तो न्यू स्टेट बिलोंग्स टू द सेकेंडरी मेमोरी, रेडी स्टेट बिलोंग्स टू द प्राइमरी मेमोरी, जो ऑलरेडी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में देख चुके हैं। और रनिंग स्टेट, यानी कि रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट होल्ड्स द सीपीयू, क्योंकि रनिंग स्टेट सीपीयू का रिस्पांसिबिलिटी है कि कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना। एट द मीन टाइम कोई भी प्रोसेस अगर इंटरप्ट होता है तो वेटिंग स्टेट में जाता है। वेटिंग स्टेट में जाने के बाद वो रीलोकेट होता है रेडी क्यू में। लेकिन कुछ ऐसा भी प्रोसेस होता है जो बहुत लंबे समय तक वेटिंग स्टेट में रह जाता है ड्यू टू रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी। तो रिसोर्स अनअवेलेबिलिटी में अगर लंबे समय तक अगर कोई रिसोर्स रहेगा तो वो कहाँ चला जाएगा? वो आपका प्राइमरी मेमोरी या कोई पर्टिकुलर लोकेशन पर नहीं रहेगा, वो इमीडिएटली कहाँ चला जाएगा? सेकेंडरी मेमोरी। और सेकेंडरी मेमोरी से जब सस्पेंशन ओवर होगा तो फिर से वो प्राइमरी मेमोरी में एलोकेट होगा। तो दैट इज द सस्पेंशन स्टेट। सस्पेंड होने के बाद, सस्पेंड कब होगा? कोई भी प्रोसेस लंबे समय तक अगर वेटिंग स्टेट में है तो वो सस्पेंड हो जाएगा। उड़ भी जाता है जी, क्या दिक्कत है? लास्ट क्लास हम लोग देखे थे सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन। तो सीपीयू के बारे में जो बातें हुई वो सारी बातें कंट्रोल यूनिट पर भी एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सीपीयू का मेन जो कंपोनेंट है कंट्रोल यूनिट। तो जो भी सीपीयू के लिए हम लोग बात करें, सीपीयू इज द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और आपका
जो कंट्रोल यूनिट है, इट इज द आर्किटेक्चर। तो एक्चुअली ये आर्किटेक्चर है जो आपका एक्चुअल वर्क परफॉर्म करता है। तो बॉडी का नाम सीपीयू है, सीपीयू का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, सीपीयू इज द नेम ऑफ द बॉडी। सीपीयू के लिए वर्क और जो आर्किटेक्चर वर्क करता है उसमें आपका सीयू है, एएलयू है और वेरियस रजिस्टर सेट है जो माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर वेरी करता है। सर सर्किट को ऑन करने का काम किसका? कंट्रोल यूनिट का। यस, तो हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे फेच, डिकोड कोड एंड एग्जीक्यूट। एंड एग्जीक्यूट। दिस इज द 3 फेजेज ऑफ एनी इंस्ट्रक्शन। किसी इंस्ट्रक्शन साइकिल में ये 3 फेजेज होता है, जिसमें फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट में फेच जो है ये प्राइमरी मेमोरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी इनिशिएट करता है जब इसको कंट्रोल सिग्नल सीपीयू जनरेट करता है। डिकोड जो है डिसीजन मेकिंग का काम आपका सीयू का है, और एग्जीक्यूशन जो है एएलयू, एफपीयू या रजिस्टर्स के थ्रू होता है, यानी कि जो भी आपका कंपोनेंट है। तो जो भी कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा सीपीयू का सीयू, वो कंट्रोल सिग्नल्स इंस्ट्रक्शंस को फेच करने के लिए इनिशिएटिव प्राइमरी मेमोरी को लेने के लिए वो तैयार करता है। और इनिशिएटेड यानी कि फेच्ड इंस्ट्रक्शन इज सबमिटेड टू द कैश मेमोरी, एंड फ्रॉम कैश मेमोरी सीपीयू यानी सीयू कलेक्टेड दैट इंफॉर्मेशन। तो इंस्ट्रक्शन जैसे ही कलेक्ट करेगा तो क्या करेगा, वो डिसीजन बनाएगा। डिसीजन बनाने का मतलब है कि आपको कंप्यूटेशन कहाँ करना है, यानी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कहाँ होगा, ये डिसीजन कंट्रोल यूनिट लेगा। और एक बार ये डिसीजन लेने के बाद आपका वो एएलयू, एफपीयू यानी मैथ को प्रोसेसर या किसी रजिस्टर सेट को फॉलो करेगा, यानी वहां पर वो एलोकेट होगा। उसके बाद जैसे फाइल हैंडलिंग है तो आपका मेमोरी एड्रेस और मेमोरी बफर काम करेगा, जहां पर जब तक आप उस फाइल पर काम करेंगे, डेटा अपडेट करेंगे तो डेटा रजिस्टर उसके डेटा को अपडेट करेगा, एड्रेस रजिस्टर उसके एड्रेस को होल्ड करके रखेगा। तो ये डिसीजन भी कंट्रोल यूनिट ही लेता है। तो कंट्रोल यूनिट बेसिकली इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स। पहले ही बता दिए, जो सीपीयू के लिए हम लोग बात करेंगे वो कंट्रोल यूनिट के लिए भी होगा। तो इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स entire operation of system. It is responsible it is responsible for generating control signals on the basis of which primary memory initiate fetching of instructions once the instruction fetching is completed, paste instruction transferred to the cache memory, and further control unit of the CPU, है ना। After receiving the paste instruction, control unit take decision instruction
to finalize the area of execution instruction. Finally, instruction get executed under ALU CPU. तो बेसिकली कंट्रोल सिग्नल्स जो है वो आपका कंट्रोल यूनिट जनरेट करता है, जिसके बेसिस पर प्राइमरी मेमोरी फेचिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन को इनिशिएट करता है, क्योंकि कोई भी इंस्ट्रक्शन साइकिल में आपका जो है ये तीनों स्टेज जो इंपॉर्टेंट है, फेच, फेज, रिपोर्ट और एग्जीक्यूट। तो फेच आपका प्राइमरी मेमोरी फेचिंग इनिशिएट तभी करेगा जब कंट्रोल सिग्नल जनरेट होगा। कंट्रोल सिग्नल जनरेट करने के बाद प्राइमरी मेमोरी फेच इंस्ट्रक्शन करने के बाद वो फेच्ड इंस्ट्रक्शन को कहाँ सबमिट करेगा? कैश मेमोरी को, क्योंकि आपका जो हायरार्की हम लोग डिस्कस किए थे उस हायरार्की में सबसे ऊपर रजिस्टर्स हम लोग डिस्कस किए थे, उसके बाद आपका कैश मेमोरी, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी और सबसे नीचे एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। तो सेकेंडरी मेमोरी इज द प्लेस वेयर द प्रोग्राम इज एलोकेटेड परमानेंटली एंड दैट प्रोग्राम बिकम प्रोसेस। वही प्रोग्राम आपका प्रोसेस में कन्वर्ट होता है, तो न्यू स्टेट से वो रेडी स्टेट में जाता है। रेडी स्टेट इज मेंटेन्ड बाय द प्राइमरी मेमोरी। Once the ready process allocated into the ready state, then your instruction fetching stage is completed. यानी कि आपका जब प्रोसेस किसी रेडी क्यू में एलोकेट हो जाता है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी में जैसे ही प्रोसेस एलोकेट हो गया रेडी क्यू में, तो इंस्ट्रक्शन फेचिंग कंप्लीट हो गया। अब वो इंस्ट्रक्शंस को कहाँ जाना है? वो इंस्ट्रक्शन आपका कैश मेमोरी को जाएगा, क्योंकि आपका कैश मेमोरी जो है वो सीपीयू से कनेक्टेड होता है। And why we introduce cache memory ये भी आपको पता है, because just to maintain the speed between the primary memory and the cache CPU, because the speed of register is faster than the speed of primary memory. So just to maintain the ratio of speed in between the primary memory and CPU, cache memory is introduced. So whatever fetched instruction we have under primary memory, that fetched instruction move to the cache memory। और यहाँ से ही कॉन्सेप्ट आता है हिट रेशियो और मिस रेशियो का। यानी ऐसा हो सकता है कि सीपीयू जब इंस्ट्रक्शन को डिमांड करे कैश से, क्योंकि सीपीयू ऑलवेज डिमांड द इंस्ट्रक्शन टू द कैश मेमोरी, तो व्हेनेवर द सीपीयू डिमांड द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कैश मेमोरी, देयर मे बी चांस कि कैश मेमोरी दैट इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल विद द कैश मेमोरी, और देयर मे बी चांस द इंस्ट्रक्शन इज नॉट अवेलेबल विद द कैश मेमोरी बिकॉज द प्राइमरी मेमोरी इज नॉट ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन टू द कैश मेमोरी। तो अगर इंस्ट्रक्शंस को डिमांड सीपीयू ने डिमांड किया और वो नहीं मिला, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका हिट की जगह मिस हो जाएगा। तो रेशियो अगर मैक्सिमम टाइम मिस होगा, इसका मतलब क्या? थ्रूपुट इज अफेक्टेड। आपका सीपीयू जिस इंस्ट्रक्शंस का डिमांड कर रहा है उसको नहीं मिल रहा है, तो बार बार आपका जो है सीपीयू जो है वर्कलेस हो जा रहा है। तो जब वर्कलेस हो जाएगा तो आउटकम अफेक्टेड हो जाएगा। तो वी हैव टू मेंटेन, और ये मेंटेन कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज जस्ट यूज्ड टू मेंटेन द हीट रेशियो ऑफ द सिस्टम। सिस्टम का हीट रेशियो यानी मैक्सिमम टाइम जब सीपीयू डिमांड करे इंस्ट्रक्शन, तो इंस्ट्रक्शन इज अवेलेबल विद द कैश मेमोरी। अगर ये मिस होता है तो उसके लिए मेमोरी मैपिंग ऑपरेशन हम लोग करते हैं। और मेमोरी मैपिंग में एक्चुअली क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसफरिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू कैश मेमोरी, बिकॉज सीपीयू ऑलवेज डिमांड द इंस्ट्रक्शन टू द कैश मेमोरी। तो सीपीयू हमेशा कैश मेमोरी से डिमांड करेगा, और कैश मेमोरी में अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है तो मिस हो जाएगा। मिस होने का मतलब है मेमोरी मैपिंग इज नीडेड तो इन बिटवीन द कंट्रोलर, कैश कंट्रोलर एंड मेमोरी कंट्रोलर, बिकॉज देयर इज ए कंट्रोलर फॉर, जैसे आपके क्लास में सीआर है, तो उसी तरह से कैश मेमोरी का भी एक कंट्रोलर है, कैश कंट्रोलर, एंड मेन मेमोरी का भी एक कंट्रोलर मेमोरी कंट्रोलर है, जो माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर वेरी करता है। तो इफ द मिस रेशियो इज इंक्रीज, अगर मिस रेशियो बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा?
इन बिटवीन द कैश कंट्रोलर एंड मेमोरी कंट्रोलर कम्युनिकेशन एक तरह का एस्टेब्लिश्ड होगा कि देयर इज ए नीड टू ट्रांसफर द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी टू कैश मेमोरी बिकॉज सीपीयू डिमांड्स द इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही आपका इंस्ट्रक्शन सीयू को मिल जाएगा, यानी कंट्रोल यूनिट को जैसे ही कैश मेमोरी से इंस्ट्रक्शन मिल गया, हीट रेशियो आपका मेंटेन है, तो हीट अगर हो गया इसका मतलब है कि सीपीयू को कैश मेमोरी से इंस्ट्रक्शन चला गया, तो उसके बाद सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू का जो कंट्रोल यूनिट है उस पर डिसीजन बनाएगा, यानी डिकोडिंग करेगा। डिकोडिंग इज व्हाट? डिकोडिंग इज द पर्टिकुलर फेज इन व्हिच कंट्रोल यूनिट टेक डिसीजन ओवर द इंस्ट्रक्शन कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड वेयर दैट ऑपरेशन इज अकम्प्लिश्ड, किस जगह पर वो कंप्लीट होगा। जैसे अगर फाइल हैंडलिंग है, किसी तरह कोई कंप्यूटेशनल जॉब नहीं है, तो रजिस्टर्स आर एनफ फॉर हैंडलिंग द पर्टिकुलर ऑपरेशन। So we just keep the address of the particular instruction to the specific address register, and whatever data we are updating, that data is also available with certain memory buffer register or data register during instruction execution phase। तो आप किसी फाइल को ओपन करके उस फाइल पर कुछ लिख रहे हो, जैसे MS वर्ड का कोई फाइल पर लिख रहे हैं, तो वहां पर आप क्या कर रहे हैं, यू आर अपेंडिंग द कंटेंट्स, आप कंटेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो जो भी कंटेंट आप ऐड कर रहे हैं वो कंटेंट डेटा समवेयर टेम्पोररी एलोकेट होगा जब तक कि आप फाइल को क्लोज नहीं करते हैं, क्योंकि जितनी बार आप किसी फाइल को ओपन करते हैं हर बार आपका प्रोग्राम प्रोसेस में बदलता है। इसका मतलब है कि हर बार वो प्रोग्राम रीलोकेट होता है। रीलोकेट होने का मतलब ये है कि प्रोग्राम का प्रोसेस में कन्वर्जन का मतलब है कि हर बार वो रीलोकेट हो रहा है। तो हर बार जब रीलोकेट होगा तो फिर से सबमिट उसी जगह होगा जहां से वो रीलोकेट हुआ है। तो आप फाइल को जब क्लोज करते हैं तो उसी सेकेंडरी मेमोरी में फिर से जाकर स्टोर होगा जहां से वो रीलोकेट हुआ था, प्रोसेस में कन्वर्ट हुआ था। तो जैसे ही फाइल क्लोज करते हैं प्रोसेस एंड होता है और वो फिर से वो प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपका जो पर्टिकुलर फाइल है तो प्रोग्राम इज रिसाइडेड परमानेंटली इन द सेकेंडरी मेमोरी, या जिस स्टोरेज एरिया से आपने उसको बफर किया होगा यानी फेच किया होगा, बंद होने के बाद उसी एरिया में। अगर पेन ड्राइव से ओपन करके उस पर काम कर रहे हैं तो पेन ड्राइव में ही जाके रीलोकेट हो जाएगा। अगर स्टोरेज कोई CD DVD से ओपन करके उस पर काम कर रहे हैं तो उस वहां जाके स्टोर होगा। ऑनलाइन कहीं सर्वर पर कर रहे हैं तो रीलोकेट करने के बाद फिर जैसे वन ड्राइव पर आप काम कर रहे हैं जो शेयरेबल आपका फाइल है, तो वहां पर आप अगर कुछ कर रहे हैं तो सबमिट होने पर वो और एनी लोकेशन से आप उसको अपडेट एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द फैसिलिटी। गूगल ड्राइव आप यूज करते हैं, ठीक है ना। Nowadays to secure your file or to save your memory you can use the Google Drive. So not only on system, on your mobile as well as your laptop also you can use the Google Drive for securing your memory। मेमोरी को सिक्योर करने के लिए और सेव करने के लिए। आपका हार्ड डिस्क ज़्यादा नहीं भरे तो आपका मोबाइल ज़्यादा नहीं भरे तो वहाँ मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। गूगल ड्राइव पर आप अपने कॉन्टैक्ट्स को से लेके सारा डिटेल्स, जितना भी सोशल आपका नेट साइट्स है, सोशल व्हाट्सएप है, ये सारा चीज को आप गूगल ड्राइव पर रखते हैं ताकि बैकअप आपका सब सारा गूगल ड्राइव पर हो। बैकअप के लिए आपका सिस्टम यूज नहीं हो, आपके सिस्टम का मेमोरी यूज नहीं हो, मोबाइल का यूज नहीं हो। तो दैट इज द वर्क ऑफ कंट्रोल यूनिट। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो यूज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड विद द सिस्टम। आपका जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस है उसको भी कंट्रोल सिग्नल आपका जो है कंट्रोल यूनिट ही जनरेट करता है। तो बिसाइड्स generating control signals to memory, it is also responsible to generate control signals to the peripheral devices. Peripheral devices, that is input, output as well as storage devices, ठीक है ना। तो पेरिफेरल डिवाइसेस जो आपका सिस्टम से कनेक्ट है, तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे जब इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस करेंगे कि एज लाइक प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू, कैश मेमोरी इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सीपीयू। हाँ, your peripheral devices is also a slow input output devices, slow devices,
कंपेयर टू द सीपीयू। तो सीपीयू के स्पीड से के कंपैरिजन में आपका जो डिवाइसेस है उसका स्पीड कम है। तो as like your primary memory is not directly connected with the CPU, in between primary memory and CPU there is a cache memory, and that is also RAM. It is the fastest RAM. So you already know that there are two types of RAM, SRAM and DRAM. We already discussed when we discussed the sequential circuit topic, then we discussed that sequential circuits are designed by flip flop, ठीक है ना। तो सीक्वेंशियल सर्किट जो आपका फ्लिप फ्लॉप डिजाइन होता है, उसी फ्लिप फ्लॉप का यूज आपका SRAM को डिजाइन करने में किया जाता है। तो फ्लिप फ्लॉप क्यों यूज होता है आपको ये भी पता है। फ्लिप फ्लॉप इज द मेमोरी सेल और मेमोरी एरिया विच कीप 1 बिट ऑफ इंफॉर्मेशन, 1 बिट का ये इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। तो जो भी प्रीवियस आपका जो आउटपुट है उसको स्टोर करने के लिए एक मेमोरी एरिया रखा जाता है जो सीक्वेंशियल सर्किट में यूज करते हैं। तो आपका जो पेरिफेरल है CPU, अगर CPU को अगर हम CU is the part of the CPU, तो your peripheral is, this is the peripheral, connected with input output interface। तो आपका पेरिफेरल आपका it may be input device, it may be output device, it may be any storage device, all comes under peripherals। तो ये जो पेरिफेरल है, ये पेरिफेरल एक्चुअली डायरेक्ट सीपीयू से कनेक्ट नहीं होता। आप सीपीयू, यहाँ पर सीपीयू का CU का बात हो रहा है, यानी कि सीपीयू इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अंडर सीपीयू एक्चुअल वर्क इज परफॉर्म्ड बाय द कंट्रोल यूनिट। तो योर कंट्रोल यूनिट जनरेटेड सिग्नल्स टू द पेरिफेरल्स आल्सो। आपका पेरिफेरल जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है या स्टोरेज डिवाइसेस है उसको भी कंट्रोल सिग्नल सीपीयू जनरेट करता है। तो सीपीयू जो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है वो क्या डायरेक्ट उस डिवाइस को जाता है? नहीं। इन बिटवीन दैट डिवाइस एंड सीपीयू देयर इज ए इंटरफेस, इनपुट आउटपुट इंटरफेस, जिसको हम लोग पोर्ट भी बोलते हैं। तो वेरियस इनपुट आउटपुट पोर्ट, जिस वेरियस पोर्ट आप पढ़े होंगे, सीरियल, पैरेलल, हार्डवेयर पढ़े हैं ना, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ये जो है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, ये आपका इनपुट और आउटपुट दोनों पोर्ट का काम करता है। अब इनपुट पोर्ट आपको ऑलरेडी पता है, इनपुट पोर्ट क्या है? तो पोर्ट which is used to connect input device। इनपुट डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो इनपुट पोर्ट होगा, और आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करेंगे तो यानी पोर्ट which is used to connect output device। आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करना है तो आउटपुट पोर्ट। तो दैट्स व्हाई यूएसबी पोर्ट इज ट्रीटेड एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट पोर्ट, बिकॉज that port is used to connect input device as well as output device if that device is USB enabled। अगर आपका USB enabled input device है, USB enabled output device है, तो you can use that USB port, that is the input output interface, and you can say it is the intermediary in between the CPU and the peripherals। पेरिफेरल और CPU के बीच में ये इंटरमीडिएरी है, क्योंकि आप जो भी इंफॉर्मेशन, जब फंक्शन हम लोग पढ़े होंगे फंडामेंटल में, तो इनपुट डिवाइस का फंक्शन पढ़े, आउटपुट डिवाइस का फंक्शन पढ़े। इन डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो वी डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ इनपुट डिवाइस। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो इंफॉर्मेशन पहले इंटरफेस को जाता है। तो इनपुट डिवाइस से जो इंफॉर्मेशन दी, इनपुट डिवाइस क्या है? इनकोडर का काम करता है। हम लोग इनकोडर और डिकोडर भी पढ़े हैं। तो इनपुट डिवाइस से आपका डेटा कैरेक्टर इनकोड होकर कहाँ जाता है? इंटरफेस पर। यानी इंटरफेस ऑलवेज कीप द इंस्ट्रक्शन इन 0-1 फॉर्म, ठीक है ना। यानी कि whatever instructions allocated on interface, it is always in the form of 0 and 1। तो CPU always, यानी CPU always get the instruction in the form of 0 and 1, and after processing whatever information generated, that is also in the form of 0 and 1। तो CPU जो इंफॉर्मेशन इंटरफेस को देगा वो भी 0-1 होगा, लेकिन आपका जो आउटपुट डिवाइस है
वो डिकोड करता है, तो आपका जो आउटपुट डिवाइस है वो 01 को फिर से डिकोड करता है इक्विवेलेंट कैरेक्टर सेट में, जिसके लिए कोडिंग पैटर्न हम लोग डिस्कस किए। तो जिस कोडिंग पैटर्न ASCII 7 ASCII 8 जिस कोडिंग पैटर्न से आपका यूज हो रहा है, सिस्टम डिजाइन है, इंटरफेस से वो 01 के फॉर्म में डेटा लेगा और उसको फिर उस इक्विवेलेंट कैरेक्टर सेट में चेंज करेगा। तो दैट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस इनसाइड द सिस्टम, ये कंटिन्यूअसली आपका सिस्टम में चलते रहता है। That is the whole responsibility of the control unit. The next one is ALU. अब arithmetic and logic unit. आप नाम सुनते होंगे कभी कभी, मैथ को प्रोसेसर नाम सुने, हर माइक्रो प्रोसेसर मैथ को प्रोसेसर एडिशनल आपका जो है ये मैथ को प्रोसेसर यूज होता है, क्योंकि जो ALU है ALU के साथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस है। ALU जस्ट हैंडल द इंस्ट्रक्शन इंटीग्रल ऑपरेशन ओनली। तो मैथ को प्रोसेसर इज यूज्ड फॉर हैंडलिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, और इसीलिए फ्लैग ऑपरेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव उसी में आता है क्या? हाँ, लोगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, जहां पर भी फ्रैक्शनल वैल्यू हो, जहां पर भी आप साइंटिफिक नोटेशन MBE फॉर्म में डेटा को यूज कर रहे हो, MBE में जहां पर M आपका मैंटिसा है, ठीक है ना, M इज मैंटिसा, B इज बेस एंड E इज एक्सपोनेंट। जैसे अगर आप लिख रहे हैं 2.5 इंटू 10⁻3, इसका मतलब है ये डेसिमल नंबर का कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो बेस 10 है, पावर क्यू यानी कि एक्सपोनेंट 3 है, और 2.5 है, यानी कि ये इक्विवेलेंट टू क्या हो गया, 2.5 इंटू 10⁻3 कितना हो गया, ये हो गया आपका 2500, यानी 2500 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा गया है। तो उसके लिए क्या है कि आपका जो सिस्टम है, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन लॉग वैल्यू किस में जाता है? हाँ, लॉग वैल्यू किस में जाता है? लॉग सब लॉग भी जाता है आपका फ्रैक्शनल में, फ्लोटिंग पॉइंट में, डेसिमल जो भी डेसिमल वैल्यू है। अब यहाँ क्या है कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन में वेरिएशन हो सकता है। एक ही डेटा को आप 2500 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2.5, आप 0.25 इंटू 10⁻4 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक ही तरह के वैल्यू को आप नंबर ऑफ टाइम, नंबर ऑफ वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट का, नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट। अब ये नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट मैथमेटिकल, इसका प्रूफ क्या है कि नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट में मैथमेटिकली आपका जो मैंटिसा है वो इस रेंज के अंदर होना चाहिए, यानी अगर बेस आपका 10 है, बेस अगर 2 है, बेस अगर 8 है, तो इस केस में 1/b क्या हो जाएगा 0.1, यहाँ पर 1/b क्या हो जाएगा 0.5, यहाँ पर 1b क्या हो जाएगा 1/8 का क्या हो जाएगा 0.125, यही होगा ना 1/8, तो 8 एक बार में 16, हाँ ठीक है 0.125। तो ये आपका मैंटिसा का रेंज बेस 2 के लिए, बेस 8 के लिए और बेस 10 के लिए क्या हो जाएगा, आपका जो मैंटिसा है उसका वैल्यू, मैंटिसा का वैल्यू 0.1 और 1 के बीच में होगा, 0.5 और 1 के बीच में होगा बाइनरी के लिए, 0.125 और 1 के बीच में होगा ऑक्टल के लिए, और 0.1 और 1 के बीच में होगा डेसिमल के लिए। इसका मतलब है कि अगर 2.5 इंटू 10⁻3 कर रहे हैं तो ये नॉर्मलाइज नहीं है। आपका जो सिस्टम है इसको कैसे यूज करेगा, आपका सिस्टम यूज करेगा 0.25 इंटू 10⁴। अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल डिफिनीशन, आपका जो मैंटिसा है क्या है 0.25। तो अगर ये डेसिमल है, बेस यहाँ 10 है, तो डेसिमल के लिए क्या है कि आपका मैंटिसा का वैल्यू 0.1 और 1 के बीच में होना चाहिए। तो ये 2.5 लिखे या
2500 लिखें या 250 इंटू 10 टू द पावर घटा दे, 3 की जगह 2 कर दे, ये हर स्थिति में आपका क्या है, वो मैंटीसा का वैल्यू जो है 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 2.5 भी ले रहे हैं तो 1 से ज्यादा है, अगर 25 भी ले रहे हैं तब भी 1 से ज्यादा है, ठीक है ना। 0.25 ले रहे हैं तो ये 1 से कम है, तो पॉइंट शिफ्टिंग करना होगा आपको लेफ्ट या राइट। तो डेसिमल के केस में नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट क्या है, नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट आपका कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, सपोज अगर कोई वैल्यू दिया हुआ है कि व्हाट इज द NFP of है ना, तो व्हाट इज द नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट ऑफ दिस, तो यहाँ पर मैंटीसा इज 0.0365, बेस इज 10 एंड एक्सपोनेंट इज 3। तो योर मैंटीसा, चूंकि यहाँ बेस आपका 10 है तो मैंटीसा आपका जो है इसका इस रेंज में होना चाहिए, यानी 0.1 और 1। तो मैंटीसा अभी क्या है 0.0365, ये 0.1 से बहुत कम है। 0.1 आपका मैंटीसा का वैल्यू 0.1 से बड़ा होना चाहिए, 0.1 से बड़ा तो है नहीं। इसका मतलब है कि सबसे पहले मैंटीसा को हम पर सोचेंगे, तो ये हम अगर इसको लिखें, पॉइंट हमारा कहाँ शिफ्ट होगा, राइट साइड। हाँ, तो 10 का पावर क्या हो जाएगा राइट साइड से, तो 10 का पावर स्क्वायर हट जाएगा। तो 0.365 ये आपका नॉर्मलाइज हो गया, क्योंकि यहाँ मैंटीसा जो है ये आपका लेस देन 0.1 है, ग्रेटर देन 0.1 है, और बेस आपका 10 है और ये आपका एक्सपोनेंट है। तो किसी भी तरह का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तो नॉर्मलाइज फ्लोटिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि बेस क्या है, बेस 10 है, 8 है या 2 है। अगर बेस 8 है तो उसके हिसाब से पॉइंट आपका 125 और 1 के बीच में रेंज होना चाहिए। तो पॉइंट 125 से अगर ज्यादा है तो उसको मिनिमाइज करने के लिए शिफ्टिंग करना होगा आपको डेसिमल पोजीशन को। तो नाउ व्हाटएवर वी डिस्कस दैट इज द फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, यानी कि विच इज नॉट हैंडल्ड बाय द ALU, क्योंकि ALU एज द नेम इज कंसर्न इट ओनली हैंडल्स द इंटीग्रल ऑपरेशन, यानी ALU में केवल इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो इट इज मैथ को प्रोसेसर क्या लिखा है, मैथ को प्रोसेसर इज एक्चुअली FPU, floating point unit, as like ALU there is a FPU floating point unit also. So ALU is used for handling the integral operation and your math coprocessor जो additional math coprocessor आपका है वो आपका floating point operation के लिए यूज किया जाता है, यानी कि there is certain operation which is not handled by the ALU. To handle that sort of operation there is a need of additional math coprocessor inside the system, and that additional math coprocessor is also termed as floating point unit, because that math coprocessor is used to handle the floating point operation which is not supported by the ALU. So it is responsible. मतलब NFP निकालने के लिए हम लोग को मैथ को प्रोसेसर चाहिए। NFP आपको नहीं निकालना है सिस्टम में। NFP कहने का मतलब है कि आप जो भी डेटा प्रोवाइड करेंगे ना उसको वो नॉर्मलाइज्ड फ्लोटिंग पॉइंट में ही हैंडल करेगा, यानी आउट ऑफ वेरियस रिप्रेजेंटेशन normalized floating point representation is used to handle that sort of data inside the system. We are not converting the NFP, or we are not going to convert a particular instruction. Whatever instruction we are provided, whatever instruction is provided by the particular user, उसके accordingly उसका normalized representation पर ही वर्क होगा, क्योंकि आपका जो डेटा है उसमें वेरिएशंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। तो इट इज हाँ, तो मैथ को प्रोसेसर कोई एग्जांपल बताइए ना जो ALU उसको हैंडल नहीं करता है। एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे कोई भी लॉगरिथमिक आपका ऑपरेशन होगा, कोई भी एक्सपोनेंशियल ऑपरेशन होगा उसको ALU नहीं परफॉर्म कर सकता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये जो मैथ्स वाला जो है, जो मैथ्स को प्रोसेसर जो है ये आपका रहता कहाँ से, मतलब अलग से रहता है या फिर मतलब वही ALU में ही रहता है? वो आपका हैंडल नहीं करेगा। तो इट इज रिस्पांसिबल फॉर
ये रहता कहाँ है सर? एएलयू में ही? सीपीयू में ये एडिशनल लगाया भी जाता है। 8086 में देयर इज 8087 मैथ को प्रोसेसर, दैट इज द मॉडल नंबर। लाइक जैसे जैसे आपका i3 प्रोसेसर है उसी तरह से मॉडल नंबर होता है। तो मैथ को प्रोसेसर का भी मॉडल होता है, माइक्रो प्रोसेसर टू माइक्रो प्रोसेसर। तो जिस तरह का मैथ को प्रोसेसर यूज हुआ उसको उसके मॉडल नेम से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। हैंडलिंग अरिथमेटिक, दैट इज एडिशन, subtraction, and logic, that is complement and logical or, logical not, logical XOR, it handles only integral operation. Floating point, supported by ALU जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन सपोर्ट नहीं करता है, एंड फॉर दैट रीजन देयर इज अ नीड ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट as in the form of math coprocessor which handles the information in normalized floating point manner. Now the third section is, एक बार पीछे कीजिए तो सर। हो गया सर। एक बार इससे आगे करिएगा सर थोड़ा सा। हाँ सर, 1 मिनट। हो गया सर। हो गया सर, आगे। सर आप म्यूट हो चुके हैं। कर दिया जी। राहुल वर्णवाल कर रहे हो क्या जी? क्या हुआ सर? नहीं, कुछ नहीं।
So basically there are three types of register commonly used by any CPU: accumulator, general purpose, and special purpose. Accumulator register, you already know that basically whatever ALU part of operation we have, ALU में जो भी ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं वो सारा ऑपरेशंस का रिजल्ट आपका accumulator register होल्ड करता है. You are also using the accumulator variable in your program. Whenever you want to accumulate number of data, जैसे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को सम करना है, तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर को सम करने के लिए आपको हर नंबर को एक्युमुलेट करते हुए 10 नंबर तक जाना है. तो फॉर एक्युमुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू यू आर यूजिंग द एक्युमुलेटर रजिस्टर, एंड दिस एक्युमुलेटर रजिस्टर इज यूज्ड टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन. ALU में जो भी ऑपरेशन होगा वो एक्युमुलेटर रजिस्टर उसके रिजल्ट को रखेगा, और ये रिजल्ट आपका रहता है अवेलेबल, तभी आप फर्दर रिजल्ट जनरेट कर पाते हैं. जैसे 5 + 4 9 + 3 12. पर लूप में जो काउंटर होता है वो भी यही होता है क्या? नहीं, काउंटर इज डिफरेंट. काउंटर इज जस्ट यूज्ड टू काउंटिंग द पर्टिकुलर नंबर ऑफ आइटरेशन. आइटरेशन को काउंट करने के लिए यूज होता है. और सर लूप से जब ऐड करते हैं उसमें जब प्रीवियस वैल्यू को स्टोर करते चलते हैं आगे ऐड करने के लिए. हाँ, तो वो आपका काउंटर, दो तरह का वेरिएबल आप यूज करते हैं ना, एक काउंटर और एक एक्युमुलेटर. ये दोनों दो तरह का वेरिएबल है. काउंटर वेरिएबल ऑलवेज होल्ड्स वेरिएबल एज वेल एज काउंटर कांस्टेंट, बट एक्युमुलेटर ऑलवेज होल्ड द वेरिएबल, इट नेवर होल्ड द कांस्टेंट. जैसे अगर आप फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर सम कर रहे हैं तो फॉर I = 1, I <= 10, I ++, ये I आपका काउंटर है. I एक के बाद एक आपका बढ़ रहा है, लेकिन इस काउंटर को एक्युमुलेटर में आप यूज कर रहे हैं S + I. तो यहाँ पर जो आप int S = 0 और I ले रहे हैं, ये जो दो वेरिएबल है इसमें S इज योर एक्युमुलेटर वेरिएबल एंड I इज योर काउंटर वेरिएबल. तो आप जब देखेंगे यहाँ तो I जब वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं सर, इसी को एक्युमुलेटर में हो रहा है सर काम. हाँ, अब देखिए यहाँ पर दोनों में डिफरेंस समझिए. आपका जो काउंटर है, काउंटर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू चाहिए होगा मॉडिफिकेशन के लिए, लेकिन जो एक्युमुलेटर है उसमें केवल वेरिएबल और वेरिएबल. काउंटर के केस में वेरिएबल विथ कांस्टेंट, यानी कि we need at least one constant value with the counter variable to modify the counter value, but to modify the accumulator variable we always have a variable not in a constant manner. constant नहीं लेंगे, variable ही लेंगे, क्योंकि आप हर बार जो accumulator में न्यू डेटा देते हैं उसको वेरिएबल के फॉर्म में देते हैं. तो 5 + 4 9 है, उसका +3 दे रहे हैं, ये +3 होगा या +4 होगा, ये यूजर पर डिपेंड कर रहा है. तो इट वेरीज पर्सन टू पर्सन. हो सकता है कि 4 लोगों को अगर क्वेश्चन जनरेट करने के लिए कहा जाए तो 5 + 4 9 के बाद कोई +3 बोलेगा, कोई +4 बोलेगा, कोई +2 भी बोल सकता है. यानी कि यू गिव प्रिविलेज टू द यूजर टू चेंज द वैल्यू ड्यूरिंग इनपुटिंग. तो इनपुट के समय में कांस्टेंट वैल्यू नहीं, आप वैल्यू को वेरी करा सकते हैं. तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन काउंटर वेरिएबल एंड एक्युमुलेटर वेरिएबल. नाउ जनरल पर्पस रजिस्टर इज यूज्ड फॉर सेम रीजन. आपका जो एक्युमुलेटर रजिस्टर है उसी तरह का काम जनरल पर्पस रजिस्टर भी करता है.
लेकिन जनरल पर्पस रजिस्टर इज नॉट स्पेसिफिक फॉर ALU, यानी ALU में जो ऑपरेशन हो रहा है उस ALU के लिए आपका जनरल पर्पस रजिस्टर नहीं है रिस्पॉन्सिबल, ALU के लिए आपका एक्यूमुलेटर रजिस्टर ही है। इसलिए कुछ माइक्रो प्रोसेसर में जब रजिस्टर कैटेगराइजेशन होता है तो एक्यूमुलेटर को जनरल पर्पस रजिस्टर के अंदर ही रखा जाता है, यानी कि आपका जनरल पर्पस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर का काम है इंटरमीडिएट रिजल्ट को रखना, जनरल पर्पस रजिस्टर का भी काम है इंटरमीडिएट रिजल्ट को रखना। स्पेशल पर्पस जो है वो स्पेसिफिक रीजन के लिए आपका यूज होता है। जैसे हम लोग जब बात करते हैं कंप्यूटर की, तो बेसिकली वी हैव टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या बोले सर, बीच में आवाज नहीं आया सर, 1 मिनट। म्यूट हो गया क्या? नहीं नहीं, म्यूट नहीं हुआ सर, आपका वीडियो ऑडियो सब फ्रीज हो गया था सर। फ्रीज हो गया? यस सर, आवाज नहीं आ रहा था। समस्या है। सर हाँ बोल रहे हैं। क्या बोले सर, एक्यूमुलेटर से जनरल पर्पस में पहले लिखना भी है बोलना भी है, दोनों है। देखिए बोल रहे हैं ये कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर ALU पार्ट ऑफ ऑपरेशन के लिए यूज होता है। जनरल पर्पस रजिस्टर भी इंटरमीडिएट रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। स्पेशल पर्पस रजिस्टर स्पेसिफिक रीजन के लिए यूज होता है, जो नाम से पता चल रहा है, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सब डिस्कस करना है या नहीं? नहीं करेंगे, दो तरह का काम करना है, करेंगे। पाइपलाइन आप कुछ बोल रहे थे सर, पूरा कीजिए ना सर सेंटेंस। उधर तो बोल रहे हैं जी, आधा काम। नहीं सर, कभी कभी सर एक्यूमुलेटर रजिस्टर को जनरल पर्पस में, इतने के बाद सर फ्रीज हो गया सर। Accumulator register is used to store the intermediate result of ALU part of operation। यहाँ पर इंटरमीडिएट रिजल्ट जो टर्म यूज हुआ है जनरल पर्पस रजिस्टर के साथ भी वही टर्म यूज होगा। इट इज जनरल पर्पस रजिस्टर इज आल्सो यूज्ड टू स्टोर द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ एनी टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। किसी भी तरह का ऑपरेशन आपका जो हो रहा है सिस्टम में, चाहे वो रजिस्टर ऑपरेशन हो, कंप्यूटेशनल ऑपरेशन हो, तो आपका जनरल पर्पस रजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता है उसके रिजल्ट को रखने के लिए। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है वो स्पेसिफिक रीजन के लिए है। जैसे हम लोग प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर की अगर बात करेंगे तो बेसिकली कंप्यूटर को पाइपलाइन करने के लिए, यानी कंप्यूटर, दो तरह कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं, एक पाइपलाइन कंप्यूटर, एक नॉन पाइपलाइन। पाइपलाइन कंप्यूटर का मतलब क्या है कि जहां पर इंस्ट्रक्शंस इज पाइपलाइन, देयर इज ए इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन सपोर्टेड बाय द सिस्टम। तो पीसीआर इज व्हाट, जैसे सपोज करिए कि एक चेयर वहां पर रख दिए, वो पीसीआर है। अब बता रहे हैं कि एक मनीष बाहर जा रहा है, मनीष जब बाहर जा रहा है उसी समय में प्रतीक को बता दे रहे हैं या प्रिय रंजन को बोल रहे हैं जाकर पीसीआर वो जोन है वहां बैठ जाइए। तो आपको पता चल रहा है कि मनीष को बाहर निकलने के बाद प्रिय रंजन को बाहर जाना है। प्रिय रंजन जैसे ही बाहर गया तो इमीडिएटली दूसरे स्टूडेंट को वहां पर एलोकेट हो जाना है, यानी कि ड्यूरिंग मतलब एग्जिट of the particular Priya Ranjan, before exiting of the Priya Ranjan, new data allocated over there. तो PCR just pipeline the instruction। PCR आपका जो है स्पेसिफिक रीजन क्या है, ये हमेशा जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को होल्ड करेगा। इससे क्या है कि जॉब आपका पाइपलाइन होगा, यानी सीपीयू आइडल स्टेट में नहीं जाएगा। सीपीयू को जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगा दूसरा इंस्ट्रक्शन का एड्रेस उसको मिल रहा है, तो एक के बाद एक आपका इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होता चला जाएगा। पाइपलाइन कंप्यूटर में उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जैसे आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम में बहुत सारा फंक्शन है, तो बहुत सारा फंक्शन को एक स्टैक में स्टोर करके रखेंगे। अब यहाँ जो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर है, आपको पता है कि स्टैक इज व्हाट, स्टैक इज द मेमोरी व्हिच वर्क्स इन अ LIFO मैनर, ऑलरेडी यू नो दैट। तो अगर आपका सब इंस्ट्रक्शन अगर स्टैक में जा रहा है तो पॉइंटर किसके एड्रेस को रखेगा, कौन बताएंगे? स्टैक पॉइंटर। हाँ, जो पॉइंटर यहाँ है स्टैक पॉइंटर, आपके स्टैक मेमोरी से जो इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को ये पॉइंट करता है। तो ये बताइए कि पॉइंटर जो होगा, स्टैक पॉइंटर रजिस्टर का जो पॉइंटर है, जैसे पीसीआर आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन उसका एड्रेस को रखता है, ट्रैक करता है ताकि आपका कंप्यूटर पाइपलाइन रहे, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन रहे। स्टैक पॉइंटर क्या करेगा? स्टैक पॉइंटर आपका जो है स्टैक मेमोरी का जो इंस्ट्रक्शन है उसके एड्रेस को होल्ड करता है पॉइंटर। तो पॉइंटर कौन सा एड्रेस को होल्ड करेगा, कौन बताएंगे? स्टैक मेमोरी। ये हिंट दे रहे हैं कि स्टैक मेमोरी में जो आपका सब इंस्ट्रक्शन एलोकेट होगा
उसका सब इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को पॉइंटर आपका जो है एड्रेस होल्ड करता है। तो पॉइंटर कौन सा इंस्ट्रक्शंस के एड्रेस को होल्ड करेगा? पहले वाले का, हाँ, पिछले वाले का सर। लिंक लिस्ट नहीं है ये। ठीक है, तो ABCD ये आपका स्टैक है, सब इंस्ट्रक्शंस है। हम पॉइंटर की बात कर रहे हैं। स्टैक पॉइंटर जो आप लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे उसको समझने के लिए। तो ये आपका स्टैक मेमोरी है और ये आपका पॉइंटर है। तो स्टैक मेमोरी को पॉइंटर पॉइंट करता है। तो पॉइंटर किसका एड्रेस को रखेगा? अभी इस स्टैक का स्टेटस ये है, अभी पॉइंटर में किसका एड्रेस होगा? डी का। डी का एड्रेस होगा। ठीक है, तो अगर इसको कॉमनली जनरलाइज फॉर्म में बोला जाए तो क्या करेंगे? पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी ऑफ स्टैक, यानी कि स्टैक का जो सबसे लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी होगा वहां पर जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके एड्रेस को पॉइंटर रखेगा। और हर बार आपका क्या, जैसे डी को एलोकेट किया, डी के बाद आपका सी का एड्रेस को रखेगा, सी को एलोकेट करेगा, फिर बी का एड्रेस रखेगा। इस तरह से फाइनली जब टॉप इक्वल टू नल हो जाएगा, स्टैक को आप इंप्लीमेंट किए होंगे ना एरे से भी और पॉइंटर से या लिंक लिस्ट से, तो वहां पर पॉइंटर से जब इंप्लीमेंट किए होंगे तो टॉप को नल असाइन किए होंगे स्टैक को खाली करने के लिए। तो ये जब एक एक करके पॉइंटर एलोकेट करेगा तो फाइनली आपका टॉप कभी तो नल होगा। नल कब होगा? जब आपका स्टैक कंप्लीट एम्प्टी हो जाएगा। तो जब पॉइंटर में नल आया, इसका मतलब है कि स्टैक मेमोरी में जितना इंस्ट्रक्शन था वो सारा इंस्ट्रक्शन, यानी अगर आपके प्रोग्राम में 4 फंक्शन था, चारों फंक्शन एक के बाद एक आपका एग्जीक्यूट हो गया इनर से आउटर के तरफ। तो इनर से आउटर जैसे लूप लेते हैं तो इनर से आउटर की तरफ आप बढ़ते हैं, पहले इनर वर्क होता है, फिर आउटर, फिर इनर, फिर आउटर, इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस आपका चलता है। तो stack pointer register is also used for a specific region just to point the instruction which is allocated last in the particular stack memory. तो वन बाय वन जैसे लिफो मैनर में आपका स्टैक काम करता है, तो पॉइंटर भी एक के बाद एक आपका मेमोरी एरिया को करंट आपका जो लोकेशन होगा उसको रिट्रीव करने के लिए यूज होगा। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर जो थर्ड है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर ALU में जो भी ऑपरेशन होता है, जैसे अगर आप बोल रहे हैं 5 - 5, आप बोलेंगे क्या 5 - 5 10 बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। 5 - 5 हमेशा आप 0 बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसका रिजल्ट 0 होना है। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर में हमारा जो इनसाइड द कंप्यूटर है, जो हर माइक्रो प्रोसेसर में एक स्टेटस फ्लैग रजिस्टर होता है जो 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। उस 1 बिट का वैल्यू इनिशियली 0 रहता है। जैसे आप फ्लैग यूज करेंगे तो इनिशियली क्या करेंगे? डिफॉल्ट 0 कर देंगे। जैसे ही कोई कंडीशन ऑन होगा तो फ्लैग को ऑन कर देंगे। उसी तरह से स्टेटस फ्लैग में जब 0 फ्लैग आपका ऑन होगा, यानी कि अगर कोई वैल्यू 0 होता है तो 0 फ्लैग 0 से 1 हो जाएगा। लॉजिक 0 होगा या 1 होगा, 1 बिट का इंफॉर्मेशन। कोई वैल्यू अगर निगेटिव है, जैसे अगर 5 - 10 बोल दिए, -5 आप माइनस प्रीसीड करते हैं निगेटिव वैल्यू में, पॉजिटिव वैल्यू को प्लस से प्रीसीड नहीं करते हैं। तो जो निगेटिव साइन आप प्रीसीड करते हैं, दैट इज व्हाई, बिकॉज ऑफ दैट साइन फ्लैग इज ऑन। आपका साइन फ्लैग इज आल्सो स्टेटस फ्लैग। तो वी जस्ट डिस्कस वेरियस स्टेटस फ्लैग अंडर स्टेटस फ्लैग रजिस्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टेटस ऑफ एनी ऑपरेशन परफॉर्म्ड अंडर ALU। ठीक है ना? तो वी जस्ट डिस्कस नेक्स्ट क्लास about this